मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ कर देगा, पर हकीकत में यह उनका भ्रम निकला। ट्रंप ने तो जेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो छोड़िए, जेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया। तीखी नोकझोंक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते थे कि सब ठीक हो जाए, ट्रंप से आगे की बात की जाए, दुनिया को नया संदेश दिया जाए कि ऑल इज वेल। पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले थे। उन्होंने साफ साफ संदेश भिजवा दिया, कह दो जेलेंस्की से कि वो चला जाए। दरअसल शुक्रवार की रात में अमेरिका में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की सबके सामने आपस में लड़ बैठे। अमेरिका क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। व्हाइट हाउस में खूब बवाल हुआ। जेलेंस्की के तेवर और बात से इस कदर ट्रंप भड़क उठे कि वह भूल गए कि जेलेंस्की उनके मेहमान हैं। उन्होंने सबके सामने ही जेलेंस्की को रगड़ दिया। ट्रंप ने तो यूक्रेन को औकात तक दिखा दी। जेलेंस्की को इतना तक कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के NSA माइक वेंस को बीच बचाव करना पड़ा। चलिए विस्तार से जानते हैं कि पहले क्या हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर गए थे। बातचीत करने के लिए ट्रंप और जेलेंस्की मीडिया के सामने बैठे। यह बैठक ओवल ऑफिस में हो रही थी। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बातचीत हुई। इसमें अंतिम 10 मिनट तीनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और इसके लिए मॉस्को की ओर से तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया। इसके बाद किसने क्या कहा वो जानिए। इसकी शुरुआत वेंस की ओर से जेलेंस्की से यह कहे जाने के साथ हुई, राष्ट्रपति जी सम्मानपूर्वक, मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर मुकदमा करने की कोशिश करना अपमानजनक है। जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की, जिस पर ट्रंप ने तेज आवाज में कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। यह वह देश है जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है। बस इसी के साथ बात बिगड़ गई। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। असल क्लाइमेक्स तो बाकी था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ओवल ऑफिस में हुई बहस के बाद व्हाइट हाउस के अंदर एक बार फिर जेलेंस्की की बेइज्जती हुई। ओवल ऑफिस में हुई बहस के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ बैठक की। जेलेंस्की संग क्या किया जाए और क्या नहीं, इस पर ट्रंप ने चर्चा की। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वेंस, रूबियो, बेसेंट आदि से सलाह ली। यहीं पर ट्रंप ने फैसला किया कि जेलेंस्की बातचीत की स्थिति में नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री रूबियो और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज को ये संदेश देने का निर्देश दिया, जाकर कह दो कि जेलेंस्की के अब जाने का समय हो गया है। हैरानी की बात है कि जब ट्रंप ने यह आदेश दिया तब बगल वाले कमरे में जेलेंस्की और उनकी टीम बैठी थी। जेलेंस्की के साथ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पास के एक अलग कमरे में इंतजार कर रहा था। विदेशी नेताओं के दौरे के दौरान ऐसा होना आम बात है। दरअसल जेलेंस्की और यूक्रेनी डेलीगेशन लंच का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि ट्रंप लंच पर बैठेंगे तो गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर चीजों को ठीक करने का मौका मिलेगा। आमतौर पर अमेरिका जाने वाला कोई नेता दोपहर के भोजन के लिए फिर से मिलता है, मगर ट्रंप के भिजवाए संदेश से साफ हो गया कि जेलेंस्की समेत यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल व्हाइट हाउस में भोजन नहीं करेगा। हैरानी की बात है कि भोजन तैयार था। जेलेंस्की और उनकी टीम के लिए खाना पास के ही कॉरिडोर में गाड़ियों पर रखा हुआ था।
मगर तभी यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को जाने का निर्देश दे दिया गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बातचीत जारी रखना चाहता था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इससे जेलेंस्की और तमतमा गए और तुरंत बाद वहां से चले गए। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around enforcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. I have been to, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens when you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into the military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. That's not. Sure. Even you have nice hopes. Don't feel now, but you will feel in the future. God bless. You don't know. God bless. You don't God know. bless. You will not You have gotta, war. don't tell us what we're gonna feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're gonna feel. Because you're in no position to dictate that. exactly Remember what this. You're in no position to dictate what we're gonna feel. We're gonna feel very good. We're gonna feel very good and very strong. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loud. He's not speaking loud. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I know. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We built alone. We are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. This We cabinet. gave you, through I this said stupid thanks. president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 Okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something. Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. And And, just say thank you. I said a lot of times, Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media. We know these are But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you'd take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. But you're saying you don't want a ceasefire? I want a ceasefire because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Yes.
Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.